आप लोगों को जो ये सब्जेक्ट लगा है ये है कॉस्ट या कॉस्टिंग, ठीक है। आप लोगों ने जो भी पढ़ाई करी है ना, ये जो वर्ड आता है ना अकाउंट्स, ये कई अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं। जो आपने नॉर्मल अकाउंट्स पढ़ा है ना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। जिसमें आप लोग ट्रेडिंग, P&L ये बनाते थे, बैलेंस शीट। अब जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो कंपनियां क्या करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, उन कंपनीज में ये तो बनेगा ही बनेगा, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तो बनेगी ही बनेगी, पर उनको कॉस्ट अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा और बता देती हूँ, एक कॉरपोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी होता है। ये कंपनीज के रिलेटेड, जितनी भी कंपनीज हैं उनके रिलेटेड अकाउंट, उनके रिलेटेड एंट्रीज उससे डील करता है। और एक फोर्थ जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अकाउंट्स डील करता है मैनेजमेंट अपने डिसीजंस लेती है कुछ चीज़ें बना के, ठीक है। तो ये 4 अकाउंट्स हैं, उनमें से अभी आपके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंट या कॉस्टिंग भी बोलते हैं उसको, वो है। अब ये अकाउंट क्या है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, क्या पढ़ेंगे, कैसे समझ आएगा, ठीक है। पहले समझ आना तो बहुत दूर की बात है, पहले आपने चीज़ों को लर्न करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आधा ये 3rd सेमेस्टर में सिलेबस है, आधा 4th सेमेस्टर में सिलेबस है आप लोगों को, ओके। तो मैं स्टार्ट कैसे करवाने लगी हूँ इस सब्जेक्ट का। ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, इस सब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव हैं सब्जेक्ट के। ऑब्जेक्टिव समझते हो, जिसके लिए अकाउंटिंग करनी है हमने। अगर तुम्हें वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे ना, तो तुम्हें धीरे धीरे समझ आना लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। आप टेबल्स बनाते हो, एग्जाम्पल ले लो, इफ़ यू आर अ टेबल मैन्युफैक्चरर, तो एक टेबल बनाने की कितनी कॉस्ट आती है, इसको बोलते हैं एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट निकालना किसी भी चीज़ की इस सब्जेक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, एसरटेनमेंट ऑफ सेल प्राइस, या उसको सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो। बेटा अगर कॉस्ट प्राइस निकलेगा ना, तो ही उसमें अपना प्रॉफिट प्लस करके क्या निकाल सकते हो तुम, सेलिंग प्राइस। ये तीनों ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब कई बार क्वेश्चन में कॉस्ट और प्रॉफिट दिया होगा तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कई बार क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया होगा तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट दी होगी तो प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब एक दूसरे की मदद से ये तीनों चीज़ें निकलेंगी। ये वो 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो तुम्हें अपने पहले चैप्टर में ही देखने को मिल जाएंगे,
जब तुम सम सॉल्व करोगे। ओके, इसके अलावा दो और ऑब्जेक्टिव हैं, वो तुम्हें धीरे धीरे जब जब किसी किसी चैप्टर में टॉपिक्स आएंगे मैं समझाऊंगी, पर अभी के लिए सुन लो वो दो ऑब्जेक्टिव क्या हैं। कॉस्ट कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो पहले अपने माइंड में ये 5 चीज़ें फिक्स कर लो। किसी चीज़ के, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, इफ़ यू आर अ प्रोडक्शन यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वो यूनिट्स होते हैं जो बाज़ार से कच्चा माल खरीद के उस पर काम करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिर उस फिनिश गुड्स को बेचते हैं। तो वो जो तुमने बाज़ार से लकड़ी खरीदी होगी, ठीक है, लकड़ी लेबर खर्चे करके फिर वो टेबल बना होगा। तो टेबल बनाने के लिए टोटल कितने पैसे लगे, वो कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, ये तीनों चीज़ें तो निकलेंगी, पर साथ में कॉस्ट को कंट्रोल करना और जहाँ पे कम कर सकते हैं कम करना। ये दोनों पता क्यों हैं ऑब्जेक्टिव्स में? क्योंकि इस टाइम हम जिस दुनिया में है वो है कंपटीशन की दुनिया। कंपटीशन की दुनिया में अगर कोई 10 रुपए की चीज़ बना रहा है और अगर कोई दूसरा 9 की बना देगा तो उसकी बिकेगी जो 9 वाला है। इसलिए लगातार हमने ट्राई करना है कि कॉस्ट जहाँ पे रिड्यूस हो सकती है, जहाँ पे कंट्रोल हो सकती है, उसको करें। ओके, अब सारी कहानी चलेगी कि ये जो कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों को तुम्हारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है उसके लिए बताऊंगी। उसमें एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, और थोड़ी सी नॉलेज रखना अपने लिए। जो हम आज स्टेटमेंट बनाने लगे हैं उसका नाम है कॉस्ट शीट। उसको कॉस्ट शीट भी बोलते हैं, उसको स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है। जैसे तुम लोगों ने पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी है, जब किसी चीज़ का फॉर्मेट होता है ना, इसका मतलब हम उसको ज़्यादा छेड़ नहीं सकते, वो उसी तरह से बनेगी। ठीक है जी, तो पहला काम करना है, सबने इसको 2-3 बार बना के देखना है और लर्न करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे सम्स में आप यूज़ करोगे, इसको बार बार बनाओगे, आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, पर ये कॉस्ट शीट समझने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनके लिए बेटा हम वर्ड यूज़ करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये जो शब्द है कॉस्ट, इसमें क्या क्या आता है? इसमें 3 चीज़ें आती हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अब इस सब्जेक्ट में वो बोलेगा मटेरियल 2 तरह का है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। वो बोलेगा लेबर 2 तरह की है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना किसी भी चीज़ के बारे में, सिर्फ नए नए नाम हैं उनको सुनते जाना है। एक्सपेंसेस भी 2 तरह के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट को पहले समझ लो। सपोज़ मैं वही टेबल बनाती हूँ,
और वुड से बनाती हूँ, तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल वुड है। और मिस्टर एक्स एक एक्सपर्ट कारपेंटर है जो एक टेबल बनाता है। मेरी फैक्ट्री में सारे टेबल्स उसी के थ्रू जाते हैं बन के। उसके जितने भी आवर्स लगेंगे उसकी कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे इस टेबल को बनाने से पहले कोई डिज़ाइन तैयार किया गया, ठीक है, कोई कंटेनर, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेसिफिक है, ये 3 डायरेक्ट चीज़ें पहले निकलेंगी। इनको डायरेक्ट पता क्यों बोलते हैं? किसी भी चीज़ को डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होता है। वो कैसे? जैसे एक टेबल बनाने के लिए 2 प्लैंक्स, फट्टे जिसको तुम बोलते हो, वुड लगेंगे। एक टेबल के लिए 2 प्लैंक्स ऑफ वुड लगेंगे। एक टेबल बनाने के लिए 4 आवर्स लगेंगे, ठीक है। एक टेबल बनाने के लिए एक डिज़ाइन बनाया जाएगा। ये सब डायरेक्ट हैं, ओके। अब बारी आती है इनडायरेक्ट। कोई एग्जाम्पल? एक टेबल बनाने के लिए फेविकोल भी लग रहा है, कीलें भी लग रही हैं, पर कोई बता सकता है कि एक टेबल में कितना फेविकोल लगेगा, या एक टेबल में कितनी कीलें लगेंगी? ज़्यादा लग सकती हैं, 20 लग सकती हैं, 25 लग सकती हैं। और इनको ध्यान से देखना, ये बाज़ार से ऐसे नहीं मिलते कि 10 कीलें दे दो, ये बॉक्सेस में मिलेंगे, ये इकट्ठा मिलेंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब जिसके ऊपर पैसा जो खर्च किया है वो इकट्ठा है, और इस एक फेविकोल के डब्बे से बहुत सारे टेबल बनेंगे। इस एक नेल्स के डब्बे से बहुत सारी टेबल्स में कीलें यूज़ होंगी। ऐसे ही तुम्हारी फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है, जो जितने भी वर्कर्स हैं जो टेबल्स बना रहे हैं, उन सबको सुपरवाइज करने के लिए हमने एक सुपरवाइज़र रखा है। अब सुपरवाइज़र बना तो नहीं रहा है, पर जो सुपरवाइज़र को सैलरी देंगे वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। वो कईयों के लिए यूज़ हो रही है। ऐसे ही बहुत से खर्चे हैं, जैसे रेंट, वो पूरे के पूरे फैक्ट्री का इकट्ठा आएगा। डेप्रिसिएशन, वो पूरी के पूरे एसेट्स पे इकट्ठी आएगी। टेलीफोन का बिल, ये सब खर्चे इनडायरेक्ट हैं, ठीक है बेटा। आगे जाके बहुत चांस मिलेंगे तुम्हें इन चीज़ों को समझने के। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन तुम्हें मैं थोड़ा थोड़ा इमेजिन करने के लिए ये चीज़ें बता रही हूँ कि मटेरियल, लेबर और खर्चे जिनको तुम बोलते हो वो इस सब्जेक्ट में 2 तरह से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट उनको बोलते हैं जिनका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो जाता है। इनडायरेक्ट उनको बोलते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर होती हैं। उसको अगर एक टेबल बनाने के लिए पूछा जाए तो उसका आंसर नहीं है मेरे पास। एक टेबल पे सुपरवाइज़र ने कितना टाइम लगाया, आई हैव नो आंसर। एक टेबल पे कितना फेविकोल लगा, नो आंसर। एक टेबल पे कितना खर्चा रेंट का डालें, नो आंसर, ठीक है। पर तुमने अभी टेंशन नहीं लेनी है इसकी, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, ओके। तो एक ये नॉलेज चाहिए तुम्हें। सेकंड, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनका स्टॉक भी 3 तरह का होता है।
वो कौन सा? एक स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का। हम कोई बार बार थोड़ी वुड लेने चले होते हैं, आज 15 टेबल बनाने का ऑर्डर आया, चलो लकड़ी लेके आओ। हमने अपने पास रखा होता है रॉ मटेरियल वुड। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे टेबल होते हैं जो पूरे नहीं बने हैं, पर हो सकता है थोड़े बहुते बन गए हों, कटिंग होगी हो। वो वाला सारा सामान वर्क इन प्रोग्रेस में होता है। और कुछ टेबल हमने बना के रखे होते हैं, उनको बोलते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है, सो 3 तरह के स्टॉक्स होंगे। नेक्स्ट, ये जो इनडायरेक्ट है ना, इनको बोलते हैं ओवरहेड। तुम्हारे लिए एक नया शब्द है ये। जितनी भी चीज़ें इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट खर्चे, इनको अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में क्या बोलते हैं? ओवरहेड। इस चैप्टर में ओवरहेड की क्लासिफिकेशन भी 3 कैटेगरीज में करी होगी। एक, फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिनको और प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं हम, जिनको हम वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, जिनको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। ये इसी के 4 नाम हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, इसको इमेजिन करना है, जितने भी खर्चे जो इनडायरेक्ट हैं फैक्ट्री के अंदर। मैम कुछ एग्जांपल्स दो। कोयला लगेगा, पावर का खर्चा आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। फोरमैन, सुना है इसका नाम? फोरमैन होता है सीनियर लेबरर। ठीक है, इसका काम भी थोड़ा थोड़ा सुपरविजन वगैरह करने का ही, ये फैक्ट्री में ही होता है। इस फोरमैन की सैलरी वगैरह ये सब फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको और क्या बोलते हैं? ऑफिस ओवरहेड। उसकी कोई एग्जांपल? जो मैनेजर्स होंगे बेटा, मैनेजर्स की सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, ये सारे, टेलीफोन के बिल का खर्चा, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन, क्योंकि फर्नीचर ऑफिस में यूज़ होता है, ये सब ऑफिस के खर्चों में आएंगे। और तीसरी टाइप के ओवरहेड होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जैसे फ्रेट आउटवर्ड, जो सेल के ऊपर किराया लगता है उसको बोलते हैं फ्रेट आउटवर्ड, दैट इज अ सेलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। ट्रैवलिंग सेल्समैन, कमीशन, सैलरी, सेलिंग एक्सपेंस। बैड डेट, सेलिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, सब सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीखने से पहले अपने माइंड में ये कुछ बातें समझ लो। इस सब्जेक्ट में कॉस्ट का मतलब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस होते हैं। हर चीज़ 2 तरह से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जिसको आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, जिसको ट्रेस किया जा सकता है कि एक फिनिश गुड बनाने के लिए कितना मटेरियल, कितने लेबर के घंटे, कितना खर्चा आएगा। पर जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको बोलते हैं ओवरहेड्स, वो आइडेंटिफाइबल नहीं होते,
फेविकोल का डब्बा इकट्ठा आएगा, एक फेविकोल का डब्बा 10 किलो को आया, पता नहीं उससे 4 टेबल बनेंगे, 5 टेबल बनेंगे, 6 टेबल बनेंगे, इनके खर्चे बांटने पड़ेंगे। पर अभी वो नहीं सोचना तुमने, वो लेटर ऑन सीखेंगे। अभी बस ये सीखना है कि जो ओवरहेड हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं हम, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड। और स्टॉक भी कितनी तरह के हैं? 3 तरह के, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का स्टॉक। ठीक है, अब इस नॉलेज के साथ मैं तुम्हें पहला टॉपिक जो हम प्रैक्टिकली करते हैं इस चैप्टर में से, कॉस्ट शीट बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, सबने दोबारा एक बार मेरे से देख के फिर बनानी है घर पे। सबसे पहली चीज़ आएगी इस कॉस्ट शीट में, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो कच्चा माल है, वो वुड है मेरी एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जो मैं बाज़ार से परचेज़ करती हूँ। पर बेटा एक बात याद रखनी है, ये जो कॉस्ट शीट बन रही है ना, ये पक्का फॉर अ मंथ, किसी एक महीने में कितनी चीज़ें बनी उसकी कॉस्ट शीट हो सकती है, या फॉर 100 टेबल्स, फॉर अ ईयर, फॉर अ वीक। मतलब कहने का ये है, ये कॉस्ट शीट स्पेसिफिक काम की है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो हमने परचेजेस नहीं डालनी, हमने डायरेक्ट मटेरियल कौन सा डालना है? कंज्यूम्ड। अब परचेजेस और कंज्यूम्ड में क्या फ़र्क होता है? मैंने 1 लाख लकड़ी के पीसेस खरीद लिए, पर अभी बना मैं रही हूँ सिर्फ 20 टेबल्स, तो मेरे 1 लाख पीसेस थोड़ी खर्चे में डाल दूँगी, 1 लाख पीसेस खरीदने की कॉस्ट थोड़ी यहाँ पे डाल दूँगी, 20 की कॉस्ट डालूँगी। वो 20 की कॉस्ट को बोलते हैं कंज्यूम्ड। ये कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मेरे पास पहले कितना रॉ मटेरियल था, प्लस मैंने और कितना परचेज किया, प्लस फ्रेट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जब मैं रॉ मटेरियल खरीदने गई तो किराया भी देना पड़ा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, हमने परचेजेस नहीं डालनी, हमने क्या डालना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पर एक बात सुन लो, अगर क्वेश्चन में स्टॉक्स नहीं दिए हैं ओपनिंग क्लोजिंग, तो इसका मतलब जो मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है वो कंज्यूम्ड ही है। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर आएगी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर को प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं तुमने करनी, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, अमाउंट दिया होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ आएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ लोग जो फ्रेट है उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये भी गिवन होगा, इस पे भी तुमने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो 3 चीज़ें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल जो पहला आंसर है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट। ठीक है, नीचे लाइन नहीं लगानी है, बंद नहीं करना है इसको। अब प्राइम कॉस्ट के बाद बारी आती है ओवरहेड्स की। सबसे पहले हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक बार सारे नाम रिकॉल करो। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही वर्क्स बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही प्रोडक्शन
बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस में ये ओवरहेड गिवन होंगे, कुछ क्वेश्चंस में नाम दिए होंगे, उन नाम से हमें जज करना पड़ेगा, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फॉरमैन की सैलरी, पावर, फ्यूल, कि ये फैक्ट्री के खर्चे हैं। ठीक है, और एक चीज़ लॉक कर लो, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, ये दोनों तो 100% फैक्ट्री ओवरहेड ही है, क्योंकि मटेरियल चाहे फेविकोल है वो भी फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, लेबरर चाहे फॉरमैन है चाहे सुपरवाइज़र है वो भी कहाँ पे है, फैक्ट्री में ही है। ठीक है, ये ऑफिस और सेलिंग में नहीं हो सकते। इसके अलावा जो खर्चे आएंगे फैक्ट्री के, वो आप धीरे धीरे जैसे जैसे सम्स करोगे आपको पढ़ के पता लग जाएगा। पावर, फ्यूल, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं, मैं इनको पहले अंदर लिखूंगी, इनका टोटल लगाऊंगी, फिर बाहर डालूंगी। अब ध्यान से समझना, प्राइम कॉस्ट में ये वाले फैक्ट्री ओवरहेड प्लस हो रहे हैं इधर, और इसको बोलते हैं हमारा सेकंड आंसर, इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो, इनकर्ड। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट इनकर्ड। इसके बाद इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसको प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा उसको भी फैक्ट्री कॉस्ट ही बोलते हैं, बट उसके साथ एक्चुअल वर्ड लगा देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट एक्चुअल। तो अभी तक की सिचुएशन बताऊं मैंने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल लिए जिसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, और ओवरहेड्स 3 तरह के हैं, उसमें से मैंने फैक्ट्री ओवरहेड डाल लिए, रॉ मटेरियल का स्टॉक डाल लिया, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक डाल लिया। मेरे पास 3 चीज़ें बच गई हैं, ऑफिस के ओवरहेड, सेलिंग के ओवरहेड और फिनिश गुड्स। अब वो कैसे डलेंगी? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद बारी आती है एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड्स की, जिनको ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड। ये भी बेटा क्वेश्चन में या तो दिए होंगे या फिर ढूंढने पड़ेंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा आप ढूंढ लोगे। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे। ठीक है, इनका भी टोटल करेंगे और बाहर डालेंगे। अब ऊपर जो फैक्ट्री कॉस्ट आंसर आया था उसमें ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस। इसको बोलते हैं हमारा फोर्थ आंसर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निकल लैंग्वेज में जितनी चीज़ें हमने बनाई हैं ना इस मंथ में, उनको बनाने की प्रोडक्शन की कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट शीट ऐसे ही आगे चलेगी। अब मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करने लगी हूँ। सेम वही दोनों कॉलम अमाउंट के चलेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल
फॉर सेल। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी तुम्हें, क्या है, क्यों कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। फिर उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको आप शॉर्ट में COGS भी बोलते हो। ठीक है, ये 5th आंसर था, ये 6th आंसर है। अब तीनों तरह के स्टॉक डल गए हैं, 2 तरह के ओवरहेड डल गए हैं, सिर्फ एक लास्ट वाले ओवरहेड रह गए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये भी अलग अलग करके लिखे होंगे, बैड डेट, ट्रैवलिंग, डिलीवरी के रिलेटेड कोई भी खर्चे, इनका भी हम टोटल करेंगे और बाहर डालेंगे। अब जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ तक टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, उसमें हम अपना प्रॉफिट प्लस करेंगे और हमारे पास सेलिंग प्राइस या सेल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने यही वाले सारे स्टेप्स दोबारा करने हैं, मैं आपको शीट सेंड कर देती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।